बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बच्चों यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं ए, द लीफलेट्स आर modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea। बच्चों एज वी नो कि सिट्रस एंड बोगनविलिया के अंदर जो हमें हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड। दैट्स वाई हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सी, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपनसिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। ये भी बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राइजोफोरा shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration। बेटा जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। यस। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों, ई, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बच्चों। अब हम चेक करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर बी, सी, डी एंड ई। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या? देखिए बच्चों, यस, ऑप्शन नंबर 2 जिसके अंदर दिया गया है बी, सी, डी एंड ई ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है बच्चों? आंसर इज 2। नीट 2022 पेपर कोड T2 question number 105. This question says given below are two statements. दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 says the primary CO2 acceptor in C4 plants is phosphoenol pyruvate and is found in mesophyll cells. तो CO2 acceptor C4 plants, that means it is talking about the Hatch and Slack pathway. Hatch and Slack pathway का डायग्राम बना हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 219 फिगर 13.9। और इस डायग्राम में आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है। किस सेल में एंटर कर रहा है? यस, मीजोफिल सेल में। और जब ये मीजोफिल सेल में एंटर करेगा क्या बनाएगा? H2CO3। अब इस कार्बन का एक्सेप्टर कौन है? द एक्सेप्टर इज PEP, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ठीक है, कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, इज फाउंड इन मीजोफिल सेल। कहां पर प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम होता है क्या? नहीं। रुबिस्को एंजाइम किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल में। मीजोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होता है? इसमें होता है पेप्केज एंजाइम। तो ये बात कि मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, ये बात भी सही हो जाएगी, सही। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इन स्टेटमेंट्स पर आधारित आपको ऑप्शंस को चूज करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट हो चुका है। फिर आते हैं नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी हो गया गलत। फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 4। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। पेपर कोड T2 क्वेश्चन नंबर 116। Question 116, it says match list 1 with list 2.
तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। अब लिस्ट 1 में क्या दिया है, मिनरल्स दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में इनके रोल्स दिए गए हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th पेज नंबर 197 और 198 पर मिल जाएगा, रोल्स ऑफ मिनरल्स। तो अलग अलग मिनरल्स के क्या रोल्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला, मैंगनीज। द मेन रोल ऑफ मैंगनीज इज, यस, इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो मैंगनीज का मेन रोल क्या हो जाता है, वाटर की स्प्लिटिंग। आपने पढ़ा है कि जब फोटोसिंथेसिस चलती है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, थैलाक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग करने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, यस, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को कौन एक्टिवेट करता है, MnCaCl, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, यस, Mn का। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बच्चों, Mn का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैंगनीज का रोल है फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैंगनीज का रोल क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहां, ल्यूमेन ऑफ द थैलाक्वाइड, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैक्सिमम एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है। मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सच एज हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, या फिर इट इज इवन द एक्टिवेटर ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स दैट इज रुबिस्को एंड पेप्केज। तो ये रेस्पिरेशन के एंजाइम्स का भी एक्टिवेटर होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के भी एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है। मतलब कि मैक्सिमम एंजाइम्स का एक्टिवेटर कौन है, यस, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का काम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के भी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंड फोटोसिंथेसिस के भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे रुबिस्को और पेप्केज, ठीक है। फिर बात आती है बोरॉन। अब बोरॉन का रोल क्या होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। आफ्टर द पॉलिनेशन, pollen grain drops on the stigma part. The landing platform for the stigma for the pollen grain is stigma. और स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है, और पॉलन ट्यूब बनता है। मतलब कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में किस एलिमेंट का रोल है, यस, बोरॉन का रोल होता है। तो बोरॉन का रोल किस चीज में आ जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन। फिर बात आती है आयरन। आयरन का रोल क्या होता है, आयरन कैटलेज या पेरोक्सीडेज एंजाइम का भी एक्टिवेटर होता है, एकोनिटेज एंजाइम का भी एक्टिवेटर होता है। तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया कैटलेज एंजाइम, और कैटलेज एंजाइम बच्चों कहां पर होता है, पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम के अंदर पेरोक्सीडेज या कैटलेज एंजाइम है, और उस कैटलेज एंजाइम का एक्टिवेटर कौन हो जाएगा, यस, आयरन हो जाएगा। तो ये मैच आपको किसमें दिखाई पड़ेगा, A4, B3, C2 एंड D1। ये मैच किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। पेपर कोड T2, क्वेश्चन नंबर 128। दिस क्वेश्चन सेज which of the following is not observed during the apoplastic path। अब ये एपोप्लास्टिक पाथ के बारे में एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th में कहां दिया हुआ है, पेज नंबर 184 एंड पेज नंबर 185। और इससे रिलेटेड एक फिगर भी दिया गया है बच्चों, एंड द फिगर इज फिगर 11.6। दिस इज द फिगर। ये फिगर आपको ध्यान होगा एनसीईआरटी में गिवन है, और इस फिगर में बताया गया है एपोप्लास्टिक पाथ और सिम्प्लास्टिक पाथ के बारे में। दरअसल एपोप्लास्टिक पाथ क्या होता है, एपोप्लास्टिक पाथ इज द डेड पाथ
और उस डेड पाथ में वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होता है, या तो सेल वॉल टू सेल वॉल हो रहा है या तो इंटरसेलुलर स्पेसेस से हो रहा है। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, वो लिविंग पाथ होता है। अगर मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है। अगर ये मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा तब भी कैसा कहलाएगा, सिम्प्लास्ट, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है जो कि लिविंग होता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में गिवन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग that which of the following is not observed during the apoplastic path। apoplastic path में क्या चीज ऑब्जर्व नहीं की जाएगी, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सही बात है कि अगर एपोप्लास्टिक पाथ होगा तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, क्योंकि एपोप्लास्टिक पाथ कैसा होता है, डेड पाथ होता है, वो वॉल को क्रॉस करेगा लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही बात कर रहा है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बच्चों एक्टिव प्रोसेस होती है। इट रिक्वायर्स एटीपी, इट रिक्वायर्स एटीपी, मतलब कि एपोप्लास्टिक पाथ में यहां पर साइटोप्लाज्म या फिर लिविंग पाथ का पार्ट नहीं यूज किया जाता है, सेल वॉल का पार्ट यूज किया जाता है या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस का। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बात कह रहा है वो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट। एपोप्लास्ट कंटिन्यूअस है, सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस से मूवमेंट हो जाएगा, क्या कोई बैरियर है, नहीं। तो जब एपोप्लास्ट में चल रहे हैं तो कोई बैरियर नहीं है। एपोप्लास्ट कोई बैरियर प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं। तो एपोप्लास्ट कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है, ये बात तो सही है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि एपोप्लास्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी बैरियर। ठीक है, फिर बात आती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट। तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट कहां से हो रहा है, वॉल टू वॉल हो रहा है या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस में हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये बात भी सही हो जाएगी। लेकिन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज स्टेटमेंट सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर 2। पेपर कोड T2 क्वेश्चन नंबर 129। दिस क्वेश्चन सेज which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis। तो बच्चों हमें क्या ढूंढना है, not true। which one is not true, कौन सा सही नहीं है। और ये बात किसके बारे में चल रही है, केमिओस्मोसिस के बारे में चल रही है। अब ये केमिओस्मोसिस दो जगह पर दिखाई पड़ता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक दिखाई पड़ता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये जो क्वेश्चन बताया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि NADP और NADPH2 की बात हुई, मतलब कि ये बात कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और ये डिस्क्रिप्शन आपको NCERT में मिल जाता है, NCERT ऑफ क्लास 11 पेज नंबर 213 एंड 214, फिगर 13.7। तो फिगर 13.7 में इस तरीके से बना हुआ है, दिस इज फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1। बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है कि साइटोक्रोम B6F बना हुआ है। ठीक है, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनवाया जा रहा है। प्लास्टोक्रोन्स क्या करते हैं, प्रोटॉन को पंप करवाते हैं। यहाँ पर ल्यूमेन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इसकी वजह से भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और लास्ट में NADP से NADPH2 बनता है, इसकी वजह से भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। तो ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब ये डायग्राम है केमिओस्मोसिस का जो कि NCERT में गिवन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले तो कह रहा है कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपको ढूंढना है।
कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है और किससे संबंधित, केमियोस्मोसिस, जो कहां चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है बेटा? इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है। पहले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, जिसके 3 रीजन क्या थे कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहां पर चल रही है, वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, OEC इन्वॉल्व है, ठीक है, और यहां पर प्रोटॉन्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, ये सब रिलीज हो रहे हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस हाफ O2, ये सब यहां पर रिलीज हो जाता है, ये सब यहां पर रिलीज हो जाता है। तो इसका भी एक कारण हो जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना, पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जो यहां पर प्रेजेंट है वो क्या करवा रहा है? प्रोटॉन्स को बाहर से, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप करवाने का काम कर रहा है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि स्ट्रोमा की साइड में NADP से NADPH2 बन रहा है, जिसके लिए प्रोटॉन्स उसने कहां से ले लिए? स्ट्रोमा से ले लिए। तो स्ट्रोमा में कम करवा रहा है और ल्यूमेन में बढ़ा रहा है। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? स्ट्रोमा में कम हो रहे हैं। और ल्यूमेन में क्या हो रहा है? ल्यूमेन में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो रहा है। जब ये प्रोटॉन अंदर बढ़ जाएंगे तो प्रोटॉन्स अपने एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मतलब ल्यूमेन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और किसके थ्रू जाते हैं? ये क्या होता है? दिस इज F0 F1 पार्टिकल। तो F0 F1 के थ्रू ये क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि ATP सिंथेज। और इसी को आपने क्या कहा? प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन। तो पहले तो ग्रेडियंट बना कि प्रोटॉन्स के कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हुआ अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, लेकिन अब उसी ग्रेडियंट को ब्रेक करवाया जा रहा है। तो ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन थोड़ी ना हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन। तो पहला स्टेटमेंट गलत, ठीक। दूसरे पर आते हैं, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। अब अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स जा रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं? स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए प्रोटॉन्स कहां पर जा रहे हैं? जब केमियोस्मोसिस चल रही है, जब ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, तो प्रोटॉन्स किसकी साइड आ रहे हैं? स्ट्रोमा की तरफ आ रहे हैं ना, यस। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2। अब NADP में आपने हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन जोड़े तो उसका रिडक्शन हो गया, सही बात है, हो गया। ऑन द स्ट्रोमा साइड, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रोमा की साइड ही तो रिडक्शन हुआ है NADP का, और किसका फॉर्मेशन हो गया? NADPH2 का, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यस। केमियोस्मोसिस में हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। केमियोस्मोसिस में ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है और उसी की इस एनर्जी का यूज किया जाता है ATP की सिंथेसिस के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो गलत कौन सा हो जाता है? गलत हो जाता है स्टेटमेंट नंबर 1। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 1, क्योंकि हमसे क्या ढूंढने के लिए कहा गया है कि विच इज नॉट ट्रू। तो इन चारों में से विच इज नॉट ट्रू, दैट इज ऑप्शन 1। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 1। डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहता है। यहाँ पर दिया गया है स्प्रिंग वुड के रिलेटेड कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है। हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्रिंग वुड। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वुड। बताओ स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड बोलेंगे क्या? यस, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। नहीं बेटा, वाइड वेसल्स होती है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट,
सी पढ़ते हैं, इट इज लाइटर इन कलर, बिल्कुल ठीक है, स्प्रिंग वुड लाइट कलर की ही होती है। नेक्स्ट डी, द स्प्रिंग वुड अलोंग विद ऑटम वुड, बेटा स्प्रिंग वुड ऑटम वुड के साथ मिलकर अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन करती है, जिनको हम एनुअल रिंग कहते हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ऑटम वुड एक स्प्रिंग वुड दोनों मिलकर क्या बनाती है, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती है बच्चों। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट ई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट हैज लोअर डेंसिटी, स्प्रिंग वुड की डेंसिटी भी कम होती है बेटा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक हो जाता है। रॉन्ग स्टेटमेंट देखें बी है और करेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा ए सी डी एंड ई, और बेटा करेक्ट ही पूछा गया है, दैट्स वाई हमारा आंसर चेक कर लेते हैं ऑप्शन में ए सी डी एंड ई ओनली। इस तरीके से तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाता है बच्चों।